बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक नहायत हसास और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ अमरीकी सदर की इंतज़ामिया ये ऐलान कर रही है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हो चुकी है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस दावे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग दिखाई नहीं देते। एक तरफ अमेरिका सीज़ फायर के बाद किसी नई कांग्रेसी मंजूरी की ज़रूरत से इनकार कर रहा है, तो दूसरी जानिब सेनेट में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की करारदाद का बार बार मुस्तरद होना अंदरूनी सियासी इख्तलाफात को बेनकाब करता है। मज़ीद बरां ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ अफराद, कंपनियों, बहरी जहाज़ों और हत्ता के बास चीनी अनासर को निशाना बनाना यह सवाल उठाता है कि अगर जंग वाकई ख़त्म हो चुकी है तो फिर दबाव की ये पॉलिसी क्यों जारी है। अमेरिका का मौक़िफ़ बदस्तूर सख्त है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि वाइट हाउस सफारती बातचीत की तफसीलात जाहिर करने से गुरेज कर रहा है, जो इस बात की निशानदही करता है कि पसे पर्दा मामलात अभी तय नहीं हुए। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी ताज़ा तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाई हैं, जिससे पाकिस्तान का किरदार एक कलीदी सालिस के तौर पर नुमायां होकर सामने आया है और इस्लामाबाद में पहले मज़ाकराती दौर के बाद दूसरे मरहले की कोशिशें भी जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते के अहम ममालिक को यूरोपी क़यादत से राब्ते करके ईरान का मौक़िफ़ पेश किया और अमेरिका पर जंगी अख़राजात के हवाले से हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम लगाते हुए तकरीबन $100 अरब नुकसान का दावा किया। उधर आपना हुर्मज़ की सिक्योरिटी आलमी तशवीश बनी हुई है, जहाँ इलाकाई ममालिक यकतरफा इक़दामात पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने सफारती हल के लिए किरदार अदा करने का अंदिया दिया है। इन तमाम तर पेश रफ्तों को देखते हुए क्या वाकई ये जंग अपनी मंतकी इंजाम को पहुंच चुकी है, या ये महज एक आर्जी वक्फा है जिसके बाद एक नई सफारती, माशी और प्रॉक्सी कशमकश का आगाज होने जा रहा है। इस तमाम से सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ऑल द वे फ्रॉम DC ज्वाइन कर रही हैं गीती आरा अनीस, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। सबसे पहले फरमाइएगा, अमेरिका डी एस्केलेशन का दावा उस वक्त कर रहा है जब वॉर पावर्स रेजोल्यूशंस के तहत कांग्रेस की निगरानी का दबाव बढ़ रहा है, तो क्या ये वाकई आप समझती हैं एक सिक्योरिटी फैसला है या एक कैलकुलेटेड लीगल एग्जिट स्ट्रैटेजी है, ताकि एक्सक्लूसिव एक्शन को सियासी अकाउंटेबिलिटी से बचाया जा सके? जी, थैंक यू मंजूर। एक तो ये कि इसमें दोनों पहलू हैं, आप अगर आप इनको देखें। जी, एक तो ये कि हम शुरू से ये बात करें कि अमेरिका में ये जो वॉर है, इसको कोई बहुत बड़ा पजीराई हासिल नहीं थी। शुरू से ही अमेरिकन पब्लिक का ये कहना था कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट थ्रेट में नहीं हैं ईरान की तरफ से, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है। पोल्स बताते हैं कि ये तादाद 60 to 70% के दरमियान है ऐसे अमेरिकन की जो बिल्कुल खिलाफ हैं, और अब इससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं वो लोग जो सेक्शन के खिलाफ हैं। उसकी वजह सिंपल सी है, क्योंकि जितना वो जिसे हम कहते हैं कि सेल कर लेना किसी भी आइडिया को, तो जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिकन पब्लिक को ये चीज नहीं भेज पाई कि ये जो ईरान है वो किसी किस्म का कोई इमिनेंट थ्रेट है अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए। तो फिर जो उसके बाद जितनी भी बातें हुई हैं वो उसको कई दफा डिफ्लेक्ट करने के लिए हुई। अब जब तक जहां तक आपने 1 मई का ताल्लुक किया, जो वॉर से रिलेटेड एक इनका लॉ है जिसके तहत 60 डेज के अंदर आपको वापस आना होता है कांग्रेस के पास, क्योंकि 90 डेज होते हैं आपके पास, फिर क्या आप समेट लें उस सब चीजों को, तो 60 डेज गुजर गए थे। अब उसमें लेटर लिखा गया है एक सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हमने जो है ये तो मुकम्मल तौर पर सीज फायर कर दिया हुआ है 7 और 8 अप्रैल से, तो ये तो जंग है ही नहीं, तो आपके पास हम क्या लेने के लिए आए। ठीक। अब ये देखिए, ये पहले ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 सदूर ऐसे हैं जो ये काम कर चुके हैं, तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका उनके पास होता है कांग्रेस को एक तरह से ठंडा करने के लिए और कई बार उसे बाईपास करने के लिए। अब दोनों चीजें यहाँ पे भी कार फार्मा है। वो यही कह चुके हैं
कि हम तो सीज फायर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिपब्लिकन्स की तरफ से भी ये कुछ ऐसे लोग हैं, जबकि जाहिर है कि डेमोक्रेट्स तो खुल के बात करें कि कौन सी हॉस्टिलिटीज खत्म हुई हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो सबसे बड़ा मसला है वो वहीं का वहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ब्लॉकेड चल रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे गीती इसमें एक चीज जरा बताइएगा, ये जो आजकल एक ये नई टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं कि सीज फायर इज इक्वल टू वॉर एंड, ये कैसे हम लोग इसको हजम करें? एक तरफ अमेरिका जब ये कह रहा है कि हमने जी सीज फायर किया, तो इसका मतलब ये कहां से हो गया है कि जंग खत्म हो गई? और जिस तरह अभी आप भी बता रही हैं और हम जब बात भी करते हैं कि ब्लॉकेड सारी उसी तरह की हैं, प्रेशर उसी तरह का है, नेवल जो वहां पर फोर्सेस हैं वो वहां पर उसी तरह हम देख रहे हैं, ये इसका मतलब कैसे दुनिया अखज़ करे कि सीज फायर का मतलब वॉर एंड हो गया है? देखिए, सदर ट्रम्प की कुछ ट्रेड्स हैं, वो तो अब मेरा ख्याल है सभी दुनिया जान चुकी है 1.5-2 साल में। वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं, बहुत सी बातें वो कहते हैं, फिर वो बहुत सारी बातें जो हैं उनको उनसे किनारा कशी भी इख्तियार कर लेते हैं खुद ही। तो ये बात तो उन्होंने बहुत पहले की थी कि अमेरिका जंग जीत चुका है, ठीक, वो कई बार कह चुके हैं ये बात। लेकिन जब उन्हें लोग कहते हैं कि फिर हम वहां पे क्या कर रहे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उनका कहना है कि हम एक बड़े मार्जिन से ये जंग जीतना चाहते हैं। अब ये मतलब वो खुद ही बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। मामलात वहीं अटके हुए हैं। अब जो उनके पास काउंटर प्रपोजल आया था ईरान का, उससे ये किसी हद तक मुतमईन है, और लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जाहिर है। और उसमें लचक तो ईरान की तरफ से दिखाई गई है। जो पॉइंट सामने आए हैं उसमें जो कहा गया था कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली जाए, उससे पहले हम टेबल पर नहीं बैठेंगे, उसमें अब ये कहा गया है कि साइमल्टेनियसली दोनों जो ममालिक हैं वो उससे विड्रॉ करें उस इलाके से, तो बात हो सकती है आगे। तो ये एक पेशरफ्त है। इस पे गौर ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी इस बात पर अटके हुए हैं कि हमें जो एनरिच यूरेनियम है वो हमारे हवाले किया जाए और उसके बाद कोई बात होगी। तो ये अभी फासला थोड़ा सा कम तो हो गया है। जो डिमांड्स थी पहले तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी खलीज थी, लेकिन जो एक सुई जिसपे आके बात अटकी हुई है वो यही है कि ना ही न्यूक्लियर जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी छोड़ना चाहते हैं वो ईरान के पास किसी किस्म की, बल्कि उनके जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बनाने की और जो हैं उनको खत्म करने का भी पूरा, एक तो पहले दावा ही कर चुके थे, लेकिन बाद में पेंटागन ने कहा कि नहीं, उनकी तो एयरफोर्स भी 2/3 जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इस तरह की चीजें हैं जो जिसमें आप कह सकते हैं कि गलत बयानी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उस पर बहुत तनकीद हो रही है। आपको वहां पर एज यू आर इन डीसी, तो मैं उस चीज का लीवे जरूर उठाऊंगा। क्या आपको लगता है कि एनरिच यूरेनियम की जो बात हो रही है, या जो इस वक्त तक ये एक हीटेड डिस्कशन है और बोन ऑफ कंटेंशन है आफ्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आपको लगता है कि उसको एक्सपोर्ट करने की बात के ऊपर ईरान मान जाएगा? क्योंकि जो इनके अभी रिसेंट दौरे हुए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि रशिया भी गए हैं, और कहीं ना कहीं ये बात इस वक्त ऑन कार्ड्स नजर आ रही है कि शायद वहां पर मूव कर दिया जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अब तक कम से कम ईरान की जो अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है वो तो यही है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो चीजें मीडिया पे होती हैं, जाहिर है वो चीजें एक जो असल जहां पे मामलात चल रहे होते हैं वहां उससे मुख्तलिफ होती हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें यकीनी तौर पर पता है कि क्या हो सकता है, जाहिर है। लेकिन जो एक बात पहले भी सामने आई थी कि ईरान किसी ना किसी कोई गारंटर चाहता है किसी किस्म का। पहले चाइना का भी जिक्र होता रहा था, अब वो इस बार जो है प्रेसिडेंट पुतिन को भी मिले जब जो हैं फॉरेन मिनिस्टर आए थे जी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जिसपे वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार ये कहती रहती है कि हमारे मुज़ाकरात सही सिमत में जा रहे हैं। अब किसी हद तक उनकी बात ठीक है कि जो बातें वो पहले नहीं मनवा पा रहे थे वो किसी हद तक अग्री किए हैं। ईरान ने थोड़ा रिव्यू किया है अपने भी स्टांस को, और जाहिर इसमें पाकिस्तान का इस वक्त भी बहुत हाथ है कि उन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है इसको इसके हाल पे इस तरीके से नहीं छोड़ दिया। और भी ममालिक हैं, जाहिर है उसमें इजिप्ट भी है, तुर्की भी है, ओमान भी है, और सऊदीया भी है, तो जो मेजर प्लेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है एक तवातुर से जो एक कम्युनिकेशन की उन्होंने एक जो समझे कि एक लाइन जो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन गीती, इसमें एक चीज और फरमाइएगा। वाशिंगटन के अंदर हम देखते हैं कि ईरान पॉलिसी पर वाजिया तकसीम है। डेमोक्रेट्स रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं जबकि रिपब्लिकन्स हार्डलाइन अप्रोच पर कायम हैं। तो क्या ये तजाद इस बात का
आपको लगता नहीं सबूत है कि अमेरिका के पास कोई कोहेरेंट ईरान स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है और एक रिएक्टिव पॉलिसी के तहत चल रहा है ये सारा कुछ? देखिए, ईरान की जो वॉर है उसके बारे में तो ये बात वाज़ेह है कि इनकी कोई जो है एक देरपा और एक मुस्तनद किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अभी पिछले दिनों पीट हेगसेथ को भी बुलाया गया था स्टैंडिंग कमेटी में। हाँ जी, उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं था देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उसको उसकी बात करें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों इस पे एक ही पेज पे आपको नजर आते हैं। वो दोनों यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास कभी किसी किस्म की कोई कैपेसिटी डेवलप हो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने की, क्योंकि अगर आप याद करें तो जो सदर ओबामा ने एक्चुअली जो बड़ा मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता से सैंक्शंस भी हटना थी और वो बहुत साल लगे थे उस पर पहुंचने में, तो उसमें भी यही था कि आप जो हैं वो 15 साल मेरा ख्याल है शायद उसमें था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, माजरत अगर कुछ गलत थी मैं कह रही हूँ, कि ताकि वो कोई काम नहीं कर सकेंगे लेकिन सिर्फ सिविलियन जो एक यूज का एक बहुत महदूद प्रोग्राम है वो जारी रख सकेंगे। अब इन्होंने जो इस वक्त जो बात सरफेस कर रही है वो ये कि सदर ट्रम्प ने 20 साल की जो है वो तजवीज की है और उसके बाद भी सिर्फ सिविलियन की हद तक आप रखेंगे और किसी किस्म का जो है आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो ये दोनों पार्टीज इस पे एक ही तरफ नजर आती हैं और इसकी ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे ज़ाहिर है इसराइली है। और क्योंकि आप देख लें कि तमाम तर मामलात के बावजूद जो लबनान की सूरत हाल है और जो वेस्ट बैंक में जो इलीगल जो सेटलमेंट्स बढ़ाई गई हैं इसके आड़ में जो यहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और उस पर तो खुल के तनकीद हो रही है दुनिया भर की तरफ से। तो ये मामला इतनी आसानी से हल होते इसलिए भी दिखाई नहीं देते हमें क्योंकि मिडल ईस्ट में एक और प्लेयर है इजराइल हुकूमत जो कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है अमेरिकन हुकूमत की वजह से। लेकिन गीती इसमें मुझे दो चीजें और जरा फरमाइएगा इसमें। एक जो हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से देखा कि फोन डिप्लोमेसी मतलब ईरान कैन कॉल अस, एक ये हमने सूरत हाल देखी, और उसके बाद ईरान जो इस वक्त जितने भी अपनी मैसेजिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या वाशिंगटन वाकई इस्लामाबाद को एक क्रेडिबल इंटरमीडिएटी के तौर पर देख रहा है या सिर्फ इसे लो रिस्क बैक चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? इसको आप कैसे देख रही हैं? नहीं, देखिए इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि जो है सोल और मेन जो मीडिएटर है इस वक्त वो पाकिस्तान ही है। अमेरिकन गवर्नमेंट खुद कितनी बार कह चुकी है कि एक बार तो आप देखेंगे जब ये प्लान हुआ था, जब आखिरी बार जो है रांची आए थे पाकिस्तान कि शायद वो जेरेड कुशनर को मिलेंगे और स्टीव विटकॉफ को, तो उस वक्त व्हाइट हाउस ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारा एक ही मीडिएटिंग जो चैनल है, एक ही मीडिएटर और वो है पाकिस्तान। तो उन्होंने तो बाकी अरब ममालिक का भी और तुर्की का भी जिक्र नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तान को कहा था क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक्टिव रोल है। और अभी भी बातचीत के बारे में जो बात कही जा रही है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब शेयर कर रही है कि एक तजवीज है ईरान की तरफ से कि इस्लामाबाद में आने वाले हफ्ते में बैठा जाए, लेकिन उससे पहले वही मामला आके वहीं अटक जाते हैं जहां पे न्यूक्लियर एसेट्स की बात आती है। और मैंने आपको कहा है कि वो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स उस पे दोनों ही एक ही पेज पर हैं और उसकी वजह वही एक सारे मामलात और की वजह वही है। ठीक, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब एक ही वक्त में मुज़ाकरात की बात हो रही है, उसी वक्त में पाबंदियों का तसलसल भी है, तो क्या हम क्या समझें, ये एक जेन्युइन डिप्लोमेसी है या ये कोलैबोरेटेड प्रेशर मॉडल है जिसमें मुज़ाकरात सिर्फ लिवरेज बढ़ाने का जरिया है ना कि किसी मुआहदे का? क्योंकि मुआहदे के रस्ते की तरफ अपेरेंटली बैकडोर तो चल रही हैं, लेकिन एक मुआहदा जो इस्लामाबाद में होने लगा था वो नहीं हुआ। और उसके अंदर अगर हम इजराइल के व्यू पॉइंट जिस तरह भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके अंदर कुशनर हो, विटकॉफ हो, वो एक बड़ा वॉल्यूम इस पूरी डिस्कशन को डिरेल करने में या इस तरह कर सकते थे या किया उन्होंने, जो अमरीकी या ईरानी मीडिया खुद इस चीज को बता रहा है। इसको फिर आप कैसे देखती हैं? ये एलिमेंट तो रहेगा व्हाइट हाउस के अंदर, ये एलिमेंट तो कहीं नहीं हिलने लगा अभी। नहीं, ये देखिए जो ये टैक्टिक्स के तो आप देखें जो मेन फोकस है इस वक्त अमेरिका का वो यही है कि इकोनॉमिक जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल मसाइल जो हैं वो तेहरान के लिए बढ़ाए जाएं। वो दे वेरी ओपन अबाउट इट। जो सिचुएशन रूम पिछले हफ्ते जिसमें बैठे थे सदर ट्रंप
उसमें भी उन्होंने यही बात की थी, उनको जो बहुत सी तजावीज दी गई थी, इसी तरह ही रिपोर्ट हुई है कि उसमें से इस ही के ऊपर फिलहाल जो है उन्होंने तकिया किया है कि एक तो ब्लॉकेड हम नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि यही जो है एक शहर है जहां से आपका वहां ऑयल, दुनिया तो सफर कर ही रही है, लेकिन जाहिर है कि ईरान के ऊपर भी उसके मसाइल आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को उस तरीके से असर इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्योग्राफिकली जो है बिल्कुल दो अलग जगह हैं, और इनके वहां से कोई खास ऐसे वसाइल नहीं है जो जुड़े हुए हैं, सवाई एलएनजी वगैरह के, जो वहां से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी मिकदार और तादाद नहीं है। ये तो खुद इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, क्रूड ऑयल जो है, मतलब 2000 मेरा ख्याल है दो के बाद काफी बड़ी तादाद में और मिकदार में। तो ये इनके मसाइल उस तरह नहीं है, दुनिया ज्यादा सफर कर रही है, तो इनके लिए इकोनॉमिक जो उनको जकड़ना है वो ज्यादा आसान है ना कि ये। बहरहाल आप ये भी देख लें कि वहां पर इनकी तमाम फौजें मौजूद हैं, 50,000 से ज्यादा तो जो कम आपकी एक फोर्स है अमेरिकन, वो वहां मौजूद रहती है उस इलाके में। अच्छा गीती, आप मुझे जरा ये थोड़ा सा बताइएगा, इस वक्त वॉशिंगटन में असल हदफ क्या है? अगर हम अमेरिकन गवर्नमेंट का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का देखें, असल हदफ क्या है? न्यूक्लियर कंटेनमेंट आप समझ रही हैं, या ईरान की जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो समझ रही हैं, या प्रॉक्सी नेटवर्क समझ रही हैं, या मैरिटाइम जो लिवरेज है उसको समझ रही हैं, या इन सबको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना है? क्या देख रही हैं, क्या किस तरह, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज ऑल दिस? देखिए, वो शुरू हुए थे रेजीम चेंज से, अगर आपको याद, ठीक, तो उनकी खुद की प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। हाँ। उसके बाद वो वहां से नीचे आए, उसके बाद ये हुआ कि इनकी जो रीजनल, हम फिर इनके बैलिस्टिक, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म कर देंगे, वहां से थोड़ा थोड़ा खिसक के और आप दाएं बाएं हुए, और फिर ये हुआ कि रीजनल एक जो इनका असर रसूख है उसको खत्म किया जाए, जबकि वो उन पर इतनी पुरानी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो मुल्क पहले ही बहुत सफर कर रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब उसके बाद वो इतनी मजे का खेज हो गई है, जो वजूहात हैं कि यहाँ पर तो इस पर बहुत तनकीद होती है कि आपने जब जंग शुरू की थी, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुली हुई थी, आपकी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गई। अब उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल देते हैं, तो आपने कहा हम बंद कर देते हैं। हाँ। तो ये तो एक मतलब इस बात की, इस पॉलिसी के जो इतना ज्यादा ऊपर नीचे होना है ईसीजी की तरह, इसी की वजह से सदर ट्रंप पर बहुत तनकीद है यहाँ पर। इनकी अपनी जो इनके अपने इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट जो इनके बहुत करीब थे, वो खुद उनके खिलाफ अब खुल के उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं कि आप इस जंग को खत्म करें और आप इससे निकलें। लेकिन अब सदर ट्रंप के लिए भी एक मसला ये है कि उन्होंने एक बहुत ढंग का मुआहदा सदर ओबामा के जमाने में जो हुआ था उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अब वो कोई ऐसी चीज सामने लाना चाहते हैं जिससे वो भी बता सकें कि देखें ये पहले के मुकाबले में अच्छा है। अब जबकि लोग और जो आप डिप्लोमेट्स जो इन्वॉल्व रहे थे पहले सारे प्रोसेस में, वो कहते हैं कि वो एक बेहतरीन मुआहदा था जो उस वक्त किया जा सकता था, उससे बेहतर, और उसमें बहुत साल लगे थे, क्योंकि डिप्लोमेसी कोई मजाक नहीं है। तो उसके जबकि आपके डायरेक्ट चैनल्स नहीं है उस मुल्क के साथ, आप तो 40-50 साल से ना आपकी एम्बेसीज हैं ना कुछ है, तो आपके लिए तो मिलना तक मुश्किल है। तो अब उस मामला, अब क्या ये उससे बेहतर डील लाएंगे? अब सारी बात शायद यहाँ अटकी हुई है कि उनको एक शायद पेस सेविंग भी चाहिए, और न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर तो वो हिलने को तैयार नहीं है फिलहाल। तो अब आपको, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि इनकी बहुत अनप्रडिक्टेबल भी हैं वो अपनी तमाम दर पॉलिसीज में, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में, तो हम ये सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी अच्छी तरफ अनप्रडिक्टेबिलिटी चली जाए, बिल्कुल सही, और बचत हो जाए। ठीक, गीती आरा अनीस, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें ज्वाइन दिया। नाज़रीन, क्या ये वाकई अमन की तरफ कदम है या सिर्फ जंग की नई शक्ल? फैसला मैदान में नहीं, पॉलिसी के तजाद में छुपा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, यूएन के हेडक्वार्टर्स में होने वाली हालिया पेशरफ्त एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या आलमी निज़ाम वाकई किसी मौसर कानून और अदारा जाती तवाज़ुन पर कायम है, या अब ताकत की सियासत ने इन इदारों को पीछे छोड़ दिया है। जौहरी अदम फैलाव मुआहदा NPT जिसको कहा जाता है, जो कभी आलमी सिक्योरिटी का बुनियादी सतून समझा जाता था, आज शदीद दबाव में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने वाजिया वार्निंग दी है
कि कंट्रोल का निज़ाम कमज़ोर हो रहा है और अगर यही रुझान जारी रहा तो दुनिया एक नई जौहरी दौड़ की तरफ बढ़ सकती है। मगर सवाल ये है कि क्या मसला सिर्फ मुआहदों की कमज़ोरी का है या असल मसला ये है कि आलमी ताकतें खुद इन कवानीन को अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर रही हैं। रूस और मगरब के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश, सलामती कौंसिल में वीटो की सियासत और मशरक़ वस्ता में मुसलसल कशीदगी, ये सब इस बात की निशानदही कर रही हैं कि आलमी निज़ाम अब कंसेंसस नहीं बल्कि कंटेस्टेशन पर चल रहा है। आपने हुर्मुज़ जैसे हसास चोक पॉइंट्स पर बढ़ती हुई तशवीश, ईरान अमेरिका तनाव और तवानाई सप्लाई के खतरात इस बात को मज़ीद वाज़िया करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स अब बराह रास्त आलमी मईशत को शेप कर रही है। पाकिस्तान ने भी इस मौका पर आलमी समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी कम करने पर जोर दिया है, जो दरअसल एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उसकी पोजीशनिंग को जाहिर करता है। और यही वो नुक्ता है जहां असल सवाल सामने आता है, क्या यूनाइटेड नेशंस अब भी आलमी इस्तेहकाम का जामिन है या ये बड़ी ताकतों की कशमकश में एक महदूद और कमज़ोर प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम DC प्रोफेसर नईम जफ़र साहब ने, IR के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, मौजूदा हालात में जहां NPT पर एतमाद कम हो रहा है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मसला मुआहदे की कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकतों की सेलेक्टिव कंप्लायंस है जिसने इस पूरे निजाम को गैर मुअस्सर बना दिया है? जी, तो गैर मुअस्सर बना दिया है तो उसका मैं आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये है कि थोड़ी सी लगता है कि स्टेलमेट लग रही है। जी, हालांकि स्टेलमेट लग रही है लेकिन बिहाइंड द सीन दोनों साइड अपनी आपकी पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी हार्ड रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ना, ईरान को पता है कि ईरान मिलिटरीली अमेरिका को डिफीट नहीं कर सकता। उसका सोल्यूशन क्या होगा? देयर हैज टू बी नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट। ईरान नोज दिस। तो वो अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें तो कोई बात नहीं, आप 2 महीने लगा दें, 1 साल लगा लेंगे, हम सर पे कफन बांध के बैठे हुए, हमें कोई क्या फर्क पड़ती है। हार्ड लाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ट्रम्प साहब ने कहा अच्छा आप ऐसा करने चाहते हैं तो मैं भी यहाँ मैं करता रहूंगा अपना ब्लॉकेड, देखें कितने दिन आप कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट पॉस्चरिंग। ओके, अब ये हमारा ख्याल था कि फटाफट एक 2 हफ्ते में काम हो जाएगा, पाकिस्तान बाद में वो जफियां मार लेंगे। वो नहीं होगा, लेकिन इसमें मजीद मेरे ख्याल में तकरीबन 1-2 महीने लग सकते हैं। ठीक सर, ये यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में मुसलसल ये जो वीटो सियासत के बायस किया जा रहा है, क्या ये इदारा अब आपको लगता है तनाज़ात को हल करने की बजाय सिर्फ बड़ी ताकतों के मफादात को मैनेज करने का फोरम बन रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बड़े कंसर्न्स रेज हो रही है। जी नहीं, वो बात सही है, कंसर्न होने चाहिए। उसमें 2 बातें हैं। इतनी यूनाइटेड नेशन जो भी कह सकती है कि ये करो या वो करो, उनके पास दांत कोई नहीं है, वो इन्फोर्स कैसे करेंगे? उनके पास फौज तो नहीं है। फेयर ना, लेकिन उसका जो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूनाइटेड नेशन पे अगर वो इन्फोर्स नहीं कर सकते? बेनिफिट ये है कि ओनली वन प्लेस इन द वर्ल्ड कि सारे 192 मुल्क के लोग आते हैं और एक जगह बैठ के बातें कर सकते हैं, मुज़ाकरात या बातें बिहाइंड द सीन भी होती हैं। देयर इज नो अदर प्लेस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। So we need United Nations as a neutral place for people to have conversations. Can they enforce because of veto? No, it's very hard to enforce anything. We have seen that with Palestine for last 40 साल से बेशुमार रेजोल्यूशन पास हुई हैं, लेकिन इन्फोर्स कैसे करें? बिल्कुल सही। लेकिन सर इसके अंदर हम देखते हैं कि रूस और जो मगरब है एक दूसरे को आलमी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। क्या ये जो ब्लेम गेम है दरअसल आपको लगता है कि इस बात का इतराफ भी है कहीं ना कहीं कि पूरा ये जो आलमी निज़ाम है अब रूल बेस्ड नहीं बल्कि पावर बेस्ड हो चुका है? इसको फिर आप कैसे देखेंगे यूएन के पर्सपेक्टिव में? ये बात आपकी प्रोफाउंड है, इज करेक्ट। ये द रीजन ये पिछले हमें 75-80 साल से काम चल रहा था, रूल बेस्ड एक हमने सोसाइटी क्रिएट की थी कि कंट्रीज के 5-6 रूल्स थे, एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे खामखा में, आपको कंडेम किया जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। जब इराक ने कुवैत को अटैक किया था, दैट वाज अ गुड एग्जांपल। ठीक, 92 कंट्रीज केम टुगेदर, उन्होंने किया कि भाई ये नहीं हो सकता, हमें ठीक करेंगे।
वह रूल बेस्ड क्यों चल रहा था? रूल बेस्ड इसलिए चल रहा था क्योंकि एक सुपर पावर थी या दो सुपर पावर्स थी, उन्होंने एक बैलेंस में रखा हुआ था. Politics change. Why did it change? Let's talk about that. It changed for one reason. America, for the first time, became independent of oil and dependency on Middle East. ठीक. Why? One word answer: shale oil. Shale oil, which they discovered how to crack rocks open, how to extract oil, that completely changed. America went from producing 10-11 million barrels per day to 20 million barrels per day. तो उसके बाद क्या यार, हम ये क्यों भागते हैं, क्यों हम इतना पैसा करते हैं सबको पुलिसमैन करने के लिए, जो अपने को आपको आप खुद क्यों नहीं करते? तो पॉलिटिक्स चेंज हो गई और ट्रंप ने उसका फायदा उठाया. अब कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. वो हो गया रूल. सो रूल ऑफ लॉ से अब होगा रीजनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक. तो देखें जो अमेरिका ने जो किया है वेनेजुएला के बाकी में, ग्रीनलैंड, कनाडा, इट्स ऑल अबाउट वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्रोटेक्शन. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक. सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसे जो चोक पॉइंट्स हैं जिस पर मुख्तलिफ कानूनी तशरीहात हम देखते हैं सामने आ रही हैं, क्या ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जैसे आलमी कवानीन की अमलदारी को कमज़ोर कर रहा है, या बड़ी ताकतें इसे अपने मफाद के लिए रिफाइन कर रही हैं? क्योंकि ये इस वक्त बड़ी एक डिस्कशन चल रही है कि जी अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सारा कुछ मोल्ड किया जा रहा है आज की दुनिया में. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है कि देखें, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं. ये आपका वाटर्स नहीं है, ये एवरीबडी शुड हैव अ राइट. ये इंटरनेशनल लॉ कह रहा है. ठीक. अब ये है कि क्योंकि जंग हो रही है कि जंग में यू पुट असाइड रूल्स, आपका फायदे के लिए आप कर रहे हैं. इसकी सेटलमेंट में यू विल सी फॉर श्योर इसको दोबारा रिकग्नाइज किया जाएगा कि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कोई मुल्क कंट्रोल नहीं करता, और इसमें सारे मुल्क यूनाइट होके, क्योंकि फायदा यूरोप का भी है, चाइना का भी है, जापान का भी है, अमेरिका का भी है, इसको एनफोर्स करेंगे. जस्ट लाइक जबकि कुवैत ने अटैक हुआ था इराक की तरफ से, सारे मुल्कों ने एग्री किया था कि ये सही बात नहीं है, इसको ठीक करना है. तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की करेगी. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस विल प्ले ए रोल. यूनाइटेड के वो ये दांत नहीं है ना, कैसे कर सकते हैं? ये एग्रीमेंट कर सकते हैं. Countries have to come together. Countries come together के लिए some country has to lead. Who can lead right now? Well, America was used to be able to lead, लेकिन अब हमारा प्रेसिडेंट ऐसे साहब हैं, they don't know how to lead. उनकी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल नहीं है, वो वेरी ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है. तो who can lead? Now France is now flexing some muscle. Russia will flex some muscle. चाइना बड़े एहतियात से वॉच कर रहा है, उसने मसल फ्लेक्स नहीं किया अभी तक. Somebody has to lead कि भाई ये बात सही नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, let's come together. So I'm very optimistic. ऐसे होगा, उसमें कुछ देर लगेगी. बिल्कुल ठीक. सर, ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, इस पे मुख्तलिफ आलमी मौक़िफ़ जो हैं, क्या ये एनपीटी के अंदर किसी नई, आप समझ रहे हैं, कोई नई सफारतकारी का रस्ते की निशानदही करते हैं, या इस निज़ाम के मजीद फ्रेगमेंटेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसको किससे फिर आप देखेंगे? अगर आप बात सुने जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी पब्लिश की थी, और के जो ईरान इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, वो कह रहे थे कि हम इंचेस अवे फ्रॉम ए सेटलमेंट. तो जौहरी जो उसको कोई रिजॉल्व करने के लिए दोनों ने प्रपोज कर दिया था, इट वाज गोइंग टू हैपन. लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब ने अपने जोश में आके उसको रिजेक्ट कर दिया, जब जेडी वैंस ने कॉल किया है, तो दोबारा वो बात सेट हो गई है. अब दोनों साइड अपने आप को हार्ड लाइन डिफाइन कर रहे हैं. तो आईआरजीसी और सुप्रीम लीडर ने भी ऐलान किया था कि हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारी हार्ड लाइन है. लेकिन इसकी कोई सेटलमेंट होगी और जाएगा. अब ये कि कैसे जाएगा, बिल्कुल 3 उसकी पॉसिबिलिटीज हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोर्ट कर लिया जाए किसी कंट्री को, जैसे पाकिस्तान को या तुर्की को या कहीं. नंबर 2 ये है कि आप वहीं रखेंगे, लेकिन आप इसको सिविलियन के तौर पे पावर प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वेपन नहीं बना सकते. हम मॉनिटर, एक इंटरनेशनल कमेटी मॉनिटर करेगी. ठीक. तीसरी बात उसकी ये हो सकती है कि हम आपको 99 ईयर्स के लिए आप नहीं बना सकते, उसके बाद जो करना कर लो. लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? कीमत जब तक सेटलमेंट होगी ना. ठीक. तो काफी ऑप्शन है, वो हम डिस्कस करते हैं क्या कीमत हो सकती है. ए सेटलमेंट विल बी डन, वन ऑफ द 3 ऑप्शंस. वेरी राइट. सर, पाकिस्तान समेत अगर मैं बात करूं, ग्लोबल साउथ ममालिक बार बार मसावी नुमाइंदगी और इंसाफ की बात कर रहे हैं. क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वाकई आपको लगता है इन ममालिक के लिए मौके पैदा कर सकता है, या सिर्फ हम देखेंगे कि एक नई टग ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट होती नजर आएगी? इसको फिर आप कैसे एनालाइज करते हैं?
द लॉन्ग टर्म जो सेटलमेंट है इज मल्टीपोलर। एक देखें साउथ चाइना सी में वहाँ 5-6 मुल्क इन्वॉल्व हैं, एक डोमिनेंस होगी, एक बैलेंस होगा। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है जो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, एक अमेरिका की डोमिनेंस होगी। यूरोप में फ्रांस और जर्मनी अब स्ट्रगल करके एक डोमिनेट करेंगे। मिडिल ईस्ट में तुर्की इज गोना प्ले रोल। पाकिस्तान का भी का इम्कान अच्छे हैं, फाइनली कुछ हो या इंडिया भी चाहेगा वो भी डोमिनेट करे, तो मल्टीपोलर होगी। लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? उसमें 4 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे? तो पहले कुछ जंग होगी फिर पहुंचेंगे या सेटलमेंट से पहुंचेंगे? दिस इज अनक्लियर। लॉन्ग टर्म इज क्लियर, शॉर्ट टर्म इज लिटिल मोर कंफ्यूजिंग। बिल्कुल ठीक सर। यूक्रेन जंग के बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी की, तो उस पर काफी सवाल उठे। क्या जो मौजूदा इस वक्त का स्ट्रक्चर है ये बड़े तनाज़ात को रोकने की सलाहियत रखता है, या ये मुकम्मल तौर पर सियासी तकसीम का शिकार हो चुका है? क्योंकि बड़े जब हम सुनते हैं एंटोनियो साहब को, तो गुतरेस साहब को, तो उनकी तरफ से भी बड़ी मैसेजिंग अजीब सी आती है कोई। और जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे कि उनके पास कोई ऐसी स्टिक नहीं है जिससे वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। कह ही सकते हैं, एक फोरम है उसी को यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते। इसको फिर आप कैसे देखते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी? इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो चुकी है और कम होती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसकी जरूरत है। वो उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? अब रेजोल्यूशन ये तो नहीं हो सकती कि ऐसा एक यूनाइटेड नेशंस हो उसकी 1 लाख या 10 लाख लोगों की एक आर्मी भी हो। वो तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, नो इज गोना फंड इट, वो नहीं हो सकता। तो इसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है, आपकी बात ये सही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है इसके अलावा। कोई और जगह नहीं है कोई बैठक में बैठ के लोग बात कर सके। कम से कम एक बैठक तो है, बात होती है, पंचायत तो होती है कभी कभी। पंचायत के पास इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, लेकिन अब सब कंट्रीज बिकॉज उनका सेल्फ इंटरेस्ट है आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करेंगे, रेजोल्यूशन होगी, क्योंकि कॉमर्स नहीं बढ़ेगी, रिसेशन हो सकते हैं, तो रेजोल्यूशन होगी। तो वी स्टिल नीड, आई थिंक प्रॉब्लम इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अम्मी अम्मी ठीक कर दो, ये सब लड़ाइयां कर रहे हैं सब बच्चे आपस में, तो हम एक्सपेक्टेशन है कि यूनाइटेड नेशन सब ठीक कर देगी। दैट्स नॉट द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन है इज देयर ए सिविलाइज्ड वे कि हम बैठ के बैठक में बात कर सकते हैं और साथ से नेगोशिएट कर सकते हैं, वो है, वो चालू है। बिल्कुल सही। प्रोफेसर नईम जफर साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी, प्लेयर हैविंग यू एज यूजुअल जी। नाज़रीन, आलमी निज़ाम अब कवानीन से नहीं ताकत के तवाज़ुन से चलता दिखाई दे रहा है। सवाल सादा है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस बदलती दुनिया को संभाल पाएगी या खुद इस तब्दीली का शिकार हो जाएगी? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, भारत की खारजा पॉलिसी इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां बयानिया और हकीकत के दरमियान फ़र्क तेज़ी से वाज़िया होता जा रहा है। एक तरफ नई दिल्ली खुद को एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सफारतकारी का बड़ा हिस्सा अब भी तवानाई के इन्हिसार, सप्लाई चेन के खदशात और खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के गिर्द घूम रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के हालिया दौरे के बाद कौमी सलामती मशीर अजीत दोवल का यूएई का जाना इस बात का इशारा कर रहा है कि भारत सफारतकारी और सिक्योरिटी को बैक वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या ये एक पुरएतमाद ताकत का तर्ज अमल है या एक ऐसे मुल्क की हिकमत अमली जो बदलते हुए जियोपॉलिटिकल माहौल में अपनी कमज़ोरियाँ मैनेज कर रही है। मशरिक़ वस्ता में ईरान इसराइल कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ की हसासियत और तवानाई के बढ़ते हुए खतरात ने भारत को मजबूर किया है कि वो अपनी सप्लाई लाइन्स को महफूज बनाए। यानी ग्लोबल पावर का दावा अपनी जगह, मगर इन्हिसार की हकीकत अपनी जगह। उधर ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में चीन और रूस की बढ़ती हुई हमआहंगी ने ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी है, जहां भारत की पोजीशन अब भी मुकम्मल स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी की बजाय एक मुहतात बैलेंसिंग एक्ट दिखाई दे रही है। और यही वो नुक्ता है जहां असल सवाल जन्म लेता है, क्या भारत वाकई आलमी निज़ाम को शेप कर रहा है या सिर्फ बदलते हुए आलमी निज़ाम के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल समरेज सालेक साहब ने और मंसूर जाफर साहब ने। आप आईआर के एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। जनरल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। जयशंकर और अजीत दोवल के बैकडोर दौरों को अगर एक तसलसल में देखा जाए तो क्या ये वाज़ेह इशारा नहीं करता कि भारत खित्ते में किसी मुमकिना
सिक्योरिटी या तवानाई बहरान से पहले अपनी वल्नरेबिलिटीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है, ना कि कोई नई ताकत प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मई 25 के बाद से इंडिया की कमबख्ती ख़त्म नहीं हो रही। हर दूसरे दिन उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, पाकिस्तान से हर डोमेन में मार खाई, चाहे वो मिलिट्री थी, डिप्लोमेटिक डोमेन थी, नैरेटिव की डोमेन थी, हर डोमेन में मार खाई। और उसके बाद से अगर आप देखें तो थ्रू आउट कभी उनका जहाज गिर जाता है। अभी लेटली उनका एक खबर थी कि कश्मीर के पहाड़ों में प्रोबेबली उनका एक एवैक्स एयरक्राफ्ट गिरा है जी। सो मेरे नज़दीक इंडिया जो बहुत अरसे से अपना नैरेटिव, अपनी कोशिशें एक झूठ और फ्रेब के पलंदे को ऊपर चलाता था, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। ठीक। इस वक्त भारत की जो एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुके हैं। अमेरिका जो कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले, वो भी हर दूसरे दिन वो ऐसा ताना देते हैं इंडिया को कि इंडिया वर्चुअली जो है ना वो आग में जलना शुरू हो जाता है। लेटली जो उन्होंने कहा कि जी इट्स अ हेल होल जी, तो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं वो कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ को जाएं। तो ये जो अभी एफर्ट इंडिया ने शुरू की है, डेफिनेटली एक तो ये है कि दे आर ट्राइंग टू रीडीम देयर पोजीशन व्हिच दे हैव मिजरेबली लॉस्ट, और वो जो प्राइसेस एक ज़ाहिर नजर आ रहा है, पाकिस्तान में डेफिनेटली फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, लेकिन अवेलेबिलिटी का इशू अभी तक नहीं बना। लेकिन आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में मतलब लड़ाइयाँ हुई फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल, और इतनी लंबी कतारें लगी कि विच इज अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल। तो इंडिया जो है लार्जर पॉपुलेशन है, बहुत सीरियस इश्यूज उनके चल रहे हैं, और उसी को वार्ड ऑफ करने के लिए ये सारे जो इनके दौरे हैं और वो जो मुख्तलिफ किस्म की अपने नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो उसी सिलसिले की कड़ी है। ठीक। अगर मसूद जाफर साहब, जो इस वक्त जल साहब कह रहे हैं रिट्यून करना चाह रहा है हिंदुस्तान अपनी पोजीशन को, भारत खुद को ग्लोबल पावर कहता है, मगर तवानाई के लिए खलीज पर इसका जो गहरा इन्हिसार है, क्या ये तजाद है? उसकी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी को वो महदूद नहीं कर सकता, इसलिए ये सारा कुछ हम देख रहे हैं जी? देखिए, खलीज ने आउट ऑफ द वे जाके फीड किया है भारत को, खासतौर पे तवानाई के महाज पे। भारत के अंदर यानी इस वक्त सऊदी अरब का भी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर जो है ऑयल का उन्होंने बना के दिया है, और उसके साथ साथ अभी इस वक्त उनकी जो तमाम नज़रें जमी हुई हैं, वो जब से उनके दरीना दोस्त जो मुतहद्दा अरब अमारात हैं उन्होंने ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया है जी, अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद इस वक्त वहाँ से जो एक्स्ट्रा तेल की सप्लाई मार्केट को करनी है, तो उसकी जो सबसे बड़ी मंडी जो है, जो मार्केट है, वो यही महसूस हो रहा है कि ये इस वक्त वो इंडिया ही बन पाएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ क्योंकि अमारात वालों ने भी अपनी रीपोजिशनिंग, क्योंकि जिस तरीके से वो इसराइल के कैंप में चले गए हैं उन्होंने कर ली है, उन्होंने भी लेटली जिस अंदाज से उनके एक बड़े लो प्रोफाइल मिनिस्टर जो है उनका एक दौरा चीन था, वो भी यही लग रहा है कि इस वक्त ये जो ओपेक वाले जो इशू है उसमें वो शायद ईरान को आउट फ्लैंक करने के हवाले से जो है वहाँ पे यकीनन कोई ना कोई उनकी बात हुई होगी कि आपके तेल की जो जरूरियात है हम पूरी करते हैं, ईरान से कोई ज्यादा अच्छा तेल नहीं आता। तो इस वक्त बिल्कुल ये, और ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे से पहले एक बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इस पूरे जब भी डिप्लोमेसी का मिशन चल रहा था तो उसमें ईरान के जो अरागची साहब हैं वो पाकिस्तान आए, रूस गए, ओमान गए, लेकिन उन्होंने चीन का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये रीडिंग है, बहुत सारी मतलब ऑप्टिक्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि जिस अलाइनमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यकीनन इस वक्त वो इन द मेकिंग है। अब वो किस हद तक मटेरियलाइज होती है ये तो यकीनन आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त यकीनन जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो ग्रुप इस वक्त इसराइल के साथ लिंक है, वो हनूद गठजड़ के तौर पे जो है इस वक्त इंडिया के साथ भी उसी तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि यही वो गल्फ है कि जिसमें आउट ऑफ द वे जाके अगेंस्ट द पीपल्स विल एंड विश वहाँ पे जिस तरीके से उनके मंदिर बनाए गए, वहाँ पे मूर्तियां रखी गई, ये तमाम की तमाम उस पूरे अरब कल्चर और अरब जो एक फेथ था उसके खिलाफ ये सारी एक्टिविटी गई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को आउट ऑफ द वे नवाजने के लिए। यानी आप समझ लीजिए उन्हें
सऊदी अरब से भी बड़े सिविल अवार्ड्स मिल रहे हैं, उन्हें यूएई से भी बड़े सिविल अवार्ड मिल रहे हैं। यहाँ पे सिवाय उनकी इन्वेस्टमेंट के या उनकी एक जो रिप्रेजेंटेशन है डायस्पोरा की शक्ल में, जो बड़ी पैमाने पे एनआरआईज वहाँ रहते हैं, तो यही मैं समझता हूँ कि उनके पास सबसे बड़ा एसेट है जिसको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। जल साहब, रीअलाइनमेंट इन मेकिंग की अगर हम बात करें, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जयशंकर की सफारतकारी, अजीत दोवल की जो सिक्योरिटी इंगेजमेंट है, दरअसल एक डैमेज कंट्रोल प्लस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो खित्ते में बढ़ती हुई जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसके रद्द अमल में सामने आई है? मंसूर, देखें, मेरे नजदीक इस वक्त जो टाइम है, इसका धारा इंडिया के फेवर में नहीं है। ओके। इंडिया निकला था पाकिस्तान को आइसोलेट करने और उल्टा खुद आइसोलेट हो गया। ठीक। और मैं ये समझता हूँ, हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि इंडिया हैज बिन एंड विल बी विक्टिम ऑफ इट्स जो छोटी सोच है। बहुत बड़ा मुल्क है, इस पर कोई शक नहीं है, बहुत उसके वसाइल हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी है। अभी भी अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि लड़ाई खत्म करवाई जाए, जंग का कंक्लूजन करवाया जाए, तो इंडिया ये नहीं देख रहा था कि किसी भी वजह से एक लड़ाई जो वो खत्म हो रही है, बल्कि इंडिया को ये फिक्र थी कि पाकिस्तान को ये स्टेटस क्यों मिल रहा है, और जिसकी वजह से वो चाहता था कि ठीक है लड़ाई जारी रहे। अब मिडिल ईस्ट में उन्होंने पिछले 15-20 साल से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली। एक वो टाइम था जब पाकिस्तान के लिए लमरा फिक्रिया था कि हमारे जो अरब ब्रादर हैं वो बहुत ज्यादा इंडिया के नजदीक हो रहे थे। वहां पे जैसे जिक्र किया मंसूर साहब ने कि वहां पे मंदिर बन रहे थे, वहां पे त्यौहार मनाए जा रहे थे। लेकिन ये जो रिसेंट पास्ट में जब ये 26 की जंगें हुई और ये वाली जो जंग हो रही है, इसमें इंडिया की जो एक्चुअल वर्थ है वो बहुत खुल के सामने आई है। ट्रू। ईरान को उन्होंने बैकबाइट करने की कोशिश की, वाइल उनके साथ दोस्ती की पिंगें बढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ इजराइल के लिए स्पाइंग भी की। कतर के केस में भी इजराइल के लिए स्पाइंग टेंशन और दोगलापन है वो बहुत क्लियरली हमारे ये जो अरब वर्ल्ड के जो ममालिक है उनके सामने आ गया। अब उन्हें अपॉर्चुनिटी एक नजर आई है क्योंकि अरब वर्ल्ड में खुद फिशर्स आना शुरू हो गए हैं और हमें पता है कि यूएई जो है वो ओपेक से निकल गया है और नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, जिसको इंडिया जो है वो कैश करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो स्पेस है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन मंसूर साहब, जिस तरह अभी जल साहब फरमा रहे हैं, अगर मैं इसका थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव पे जाऊं, ब्रिक्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर चीन और रशिया के बढ़ते हुआ जो असर के मुकाबले में भारत की पोजीशन क्या वाकई फैसला साज है या सिर्फ सिंबॉलिक मौजूदगी तक अब महदूद होती जा रही है? इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? अनदर मेंबर के तौर पे तो वहां पे मौजूद है, लेकिन वो कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि इस वक्त वो कोई ब्रिक्स की पॉलिसीज को डिक्टेट कर सके। क्योंकि आपने देखा है कि जब रिसेंटली मेंबरशिप के हवाले से बात की गई तो उसमें 2 कंटेस्टर जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। सऊदी अरब भी उम्मीदवार था उसमें और पाकिस्तान भी उम्मीदवार था। तो ये यकीनन 2 ऐसे कंपटीटर हैं कि अगर आ जाते हैं इस फोल्ड के अंदर तो फिर भारत जैसा मुल्क जो है उसकी मेरा ख्याल है कोई ऐसी वक़्त अहमियत नहीं रह जाएगी। अगरचे वो यकीनन इस वक्त ब्रिक्स के जो एब्रीवेशन में उसका एक नाम शामिल है, आई उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एज सच कोई उनके पास कोई ऐसी लिवरेज बाकी वहाँ रह नहीं गई है। क्योंकि इस वक्त जिस अंदाज से इंडिया आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट दिखाई देता है और अपनी पॉलिसीज़ के नतीजे में अगरचे वो अपने आप को इकोनॉमिक बड़ा जायंट साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पा रही। क्योंकि अभी जिस अंदाज से उसके अंदर भारत के अंदर खासतौर पे जो तेल का बहरान और गैस का बहरान हुआ है, तो वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि उनकी अपने मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या जो अपने उनके आवाम की वेलबींग है उसके हवाले से उनके पास क्या प्लानिंग है। कतंदर इसके कि पूरा गल्फ जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनको बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी सपोर्ट करता रहा है, बहुत सारे कर्जाजात से लेके डिप्लोमेटिक सपोर्ट हर फोरम पे, लेकिन उन्होंने अपनी वही जो जनरल साहब इशारा कर रहे थे कि जो छोटी सोच है उसको आज तक नहीं छोड़ा। वो उसी हनूद जहूद गठजोड़ जो है उसको ही अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी समझते रहे हैं। आज वो पॉलिसी इस वक्त जिसे कहना चाहिए वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने दीवार से दे मारी है। वो लोग वो खित्ते के वो ममालिक के जो माजी में इस डिप्लोमेसी का या इस काइंड ऑफ जो आपके लिए जो पॉलिसी इंडिया लेके चल रहा था उसके शिकार दिखाई दे रहे थे, आज उन्हें पूरी तरीके से अंदाजा हो गया है इस वक्त उनका अगर कोई सिक्योरिटी पैराडाइम, कोई मिलिट्री डॉक्ट्राइन उनको सपोर्ट कर सकता है, सेव कर सकता है इस वक्त अगेंस्ट द इजरायली या अमेरिकन एग्रेशन, तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है तुर्किया के साथ, कतर के साथ, मिस्र के साथ मिलकर
तो वहां पे इस भारत का वहां इस नौयत का किसी किस्म का कोई जो है एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है जज साहब, अगर ये जो यूएई के साथ भारत के इस वक्त हम ताल्लुकात में तेजी को देख रहे हैं, हम इसको एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप समझें या सिर्फ एक एनर्जी सिक्योरिटी ड्रिवन जरूरत समझें, या जिस तरह भी बात हो रही है रीट्यून हो रही है, एक पूरी पोजीशन रीअलाइनमेंट हो रही है, इसको फिर फाइनली किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए मंसूर, मिडिल ईस्ट में इंडिया ने विजिबली अपना पूरा वेट डाला इसराइल के पीछे, और एक नेक्सस है इसराइल और इंडिया का, और दोनों को मैं कहता होता हूँ इंग्लोरियस आई, दैट इज द लेटर आई। एक इंडिया और एक इसराइल है, दोनों ये एक ही तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक दूसरे से सपोर्ट हासिल करते हैं, दोनों के दोनों द लार्जेस्ट पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं वो यही दोनों फेस कर रहे हैं, एक पैलेस्टाइन और कश्मीर है। तो इनका एक बहुत क्लियर नेक्सस है। तो यूएई चूंकि आउट ऑफ द अरब वर्ल्ड, यूएई ने भी अपना टिल्ट शो किया इसराइल की फेवर में, और मेरे नजदीक ये एक नेचुरल आउटकम नजर आ रहा है कि पहले अगर इंडिया जो है वो ईरान के ऊपर फोकस कर रहा था और ईरान को अपने जो सिस्टम है उस पर रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि चाबहार पोर्ट जो है वो एक राइवल पोर्ट है गवादर की, लेकिन चाइना ने ईरान को विन ओवर किया विद $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट की प्लेज फॉर 25 इयर्स। ईरान में वैसे भी इंडिया बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, और अब जबकि यूएई उसके लिए एक ऑप्शन बनती है, तो वो ये न्यू नेक्सस क्रिएट हो रहा है यूएई, इजराइल और इंडिया का। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बाकी जो ममालिक हैं वो तो बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि इंडिया का किस तरह का दोगला और फ्रेम वाला रोल था। यहाँ पे मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा कि अभी तक इंडिया डेफिनेटली बहुत एजिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो इससे भी ज्यादा हौलनाक होगा इंडिया के लिए। लेकिन ठीक मंसूर साहब, लेकिन जो इस वक्त जल साहब बात कर रही है, मैं अगर इसका एक और पर्सपेक्टिव देखूं, जो इस वक्त हिंदुस्तान की हम खारजा पॉलिसी देख रहे हैं, अगर जो आप दोनों हजरात कह रहे हैं, तो खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल उसके बरक्स है, वो तो एक प्रोएक्टिव काम बल्कि एक रिएक्टिव अप्रोच हमें वहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के तनाजुर में। तो फिर इसको कैसे हम देखेंगे? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ एक बड़ा फोकस्ड है जो हम हिंदुस्तान की तरफ से देख रहे हैं और जो पूरी दुनिया को पता है, तो किस हद तक उनकी फॉरेन पॉलिसी उसको इफेक्टिवली कर्टेल कर सकेगी? देखिए जी, जो फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट में खास तौर पे अगर आप इसका कंपैरिजन करें, जिस तरीके से जो मॉडल इस वक्त आपको फ़लस्तीन के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे वेस्ट बैंक में ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, वहाँ पे दुनिया भर से यहूदियों को लाके आबाद किया जा रहा है, उनके लिए सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, सेम मॉडल आप देखिए कि इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जब इन्होंने अपना जो खुसूसी जो स्टेटस है कश्मीर का ख़त्म किया, और वहाँ पे पंडितों को लाके आबाद करने के हवाले से, उन्हें मुलाजमतों का कोटा देने के हवाले से, तो ये एक लिहाज से वो सेम मॉडल जो है इन्होंने वहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और मकसद यही था कि इस वक्त वहाँ पे जो सक्सेस स्टोरी इन्हें दिखाई दे रही थी, इनका ये ख्याल था कि दुनिया की उसी तरीके की सपोर्ट, जिस तरह की अरब दुनिया की एक टैसिट सपोर्ट जो है वो इसराइल को रही, खासतौर पे इस पूरे आबादकारी के अमल में, कि उस पर कतई रिस्क है कि OIC का प्लेटफॉर्म बना ही मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से था, वो बिल्कुल एक लिहाज से एक स्टैंड स्टिल, एक लिहाज से सेरेमोनियल किस्म की चीज़ रह गई। वहाँ पे अगरचे इंडिया बीइंग उसका ऑब्जर्वर स्टेटस वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे भी कभी उन्होंने कोई ना फ़लस्तीनियों के हक में कोई बात की, ना कोई नौयत की। तो लिहाजा ये इस वक्त जो एक मैं समझता हूँ इनका आपस में जो गठजोड़ है, खासतौर पे इन दोनों खित्तों के ममालिक के हवाले से, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त इनकी जितनी भी आप कह लीजिए जो फॉरेन पॉलिसी, जो बाहमी इस नौयत के जो मुस्लिम सेंटर्ड इश्यूज हैं, उनको दबाने के हवाले से एक ही पॉलिसी, एक ही, यानी ये तो इस हद तक डिफेंस कॉपरेशन रहा है। आपके इल्म में है कि कश्मीर के अंदर तो बाकायदा इसराइली कमांडोज जो है वो सर्व करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से इंडिया ने जो बाढ़ लगाई है वो सारी की सारी उन्होंने सर्विलेंस सपोर्ट के साथ इसराइल से हासिल की है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि उनके ये जो फॉरेन पॉलिसी अज़ाइम है वो तो खुल, और उसका एक हदफ यकीनन पाकिस्तान इस लिहाज से है कि पाकिस्तान बीइंग उसकी जो कॉर्नर पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वह तो मसला कश्मीर के हवाले से और खित्ते के ममालिक के हवाले से जो एक अच्छी हमसायगी का ताल्लुक है, वो इंडिया को तो कभी काबिल कबूल नहीं था। वेरी राइट, वेरी राइट।
बिल्कुल ठीक। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ यू जी। नाज़रीन, ये कोई मामूली वार्निंग नहीं, ये एक ऐसा अलार्म है जिसे अगर आज भी संजीदगी से ना लिया गया तो कल शायद सुनने का मौका भी ना मिले। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का ये इंकशाफ कि मुल्क के पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत सिर्फ 90 दिन के करीब है, दरअसल एक खामोश मगर ख़तरनाक बहरान की निशानदही है। एक ऐसा बहरान जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मईशत, हमारी ज़राअत और हमारी बका को घेरता जा रहा है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक सिमत है जो हमें वाज़िया तौर पर यह बता रही है कि मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी और फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम पानी जैसे बुनियादी वसीले में मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं। डैम्स की कमी, ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती हुई सतह और गैर मौसर निज़ाम आपाशी, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव को जन्म दे रहे हैं जो कल एक मुकम्मल बहरान में तब्दील हो सकता है। और यही वो वजह है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी इशू कहा जा रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं, वसाइल पर भी लड़ी जाती हैं और पानी अब महज ज़रूरत नहीं रहा, एक स्ट्रैटेजिक बका का सवाल बन चुका है। माहिरीन बारहा खबरदार कर चुके हैं, अगर फैसला आज ना किया तो कल नुकसान सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मईशत, खुराक और माशरती इस्तेहकाम सब इसकी ज़द में आ जाएंगे। क्योंकि जब पानी ख़त्म होता है तो सिर्फ ज़मीन नहीं सूखती, रियासत के इम्कानात भी सुकड़ जाते हैं। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।